अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 5 खुशखबरियां और 3 जज तहरीक इंसाफ और इमरान खान के हक में बोल पड़े। इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे और फिर व्यूअर्स आपको यह भी बता दें कि एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया जिसे धांधली के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये सॉफ्टवेयर किस नौयत का है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर क्या मौक़िफ़ आया है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और फिर साइफर केस के अंदर दुबई का एक इंतहाई अहम गवाह जो है वो आ गया और उसने अपनी गवाही में क्या बयान कलमबंद करवाया। और व्यूअर्स आपको ये भी बता दें कि अब सदर का ओहदा ख़त्म करने की एक साजिश तैयार की गई है। खाओ पियो डकारो ये मंशूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का आ गया और ये साजिश सदर के हवाले से किस तरह पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार की गई, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए 5 खुशखबरियां और तहरीक इंसाफ के साथ ये जुल्म जो है वो क्यों किया जा रहा है और जज भी अब इमरान खान के हक में किस तरह बोल रहे हैं। व्यूअर्स इन 5 खुशखबरियों में जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से आई और 5 अहम हलके जिनमें तहरीक इंसाफ के 5 अहम उम्मीदवार, उन्हें अब जिस तरह से हमने देखा कि टेक्निकल नॉकआउट किया गया, आरोज ने उनके कागजात मुस्तरद किए, इसके बाद एपलेट ट्रिब्यूनल ने उनके कागजात मुस्तरद किए, उसके बाद हाई कोर्ट से भी अपील उनके कागजात जो हैं मुस्तरद कर दिए जाते हैं और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और एक दिन में चारों के कागजात जो है उन्हें मंजूर कर लिया गया और अब वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। इन 4 उम्मीदवारों में परवेज इलाही साहब हैं, सनम जावेद हैं, शौकत बसरा, मेजर ताहिर सादिक और जो 5वें हैं वो हैं उमर असलम साहब, जिन्हें इंतखाब के अंदर अब हिस्सा लेने की बाकायदा तौर पर इजाजत दे दी गई है। व्यूअर्स इस केस के अंदर जो जजेस के रिमार्क्स थे वो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ये तमाम जज साहिबान इससे पहले उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुकदमात हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो फैसले दिए, लेकिन इस दफ़ा ये तमाम जज साहिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनकी सरबराही में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर महिल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर असलम के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर समाअत की। जस्टिस मंसूर ने सवाल उठाया कि मफरूर या इश्तिहारी को इंतखाबात लड़ने से कौन सा कानून रोकता है। इंतखाबात में हिस्सा लेना बुनियादी हक है, किसी शख्स को इंतखाबात के बुनियादी हक से महरूम करके सजा कैसे दी जा सकती है, किसी को इंतखाबात में हिस्सा लेने से कैसे रोका जा सकता है। मुंतखब नुमाइंदे के लिए पाकिस्तान की आवाम को फैसला करने दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि यह फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा कि कौन इश्तिहारी है या अदालतें। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के अवाम को जवाबदेह है या उम्मीदवारों को। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान की आवाम को जवाब देना है। बैलेट पेपर छपना शुरू हो गए तो क्या उम्मीदवारों को बुनियादी हक से महरूम कर दिया जाएगा, क्योंकि सवाल दूसरी तरफ से उठाया गया था कि जनाब अब बहुत देर हो गई है, अब अगर आप इनके हक में फैसला भी दे देंगे तो ये इंतखाब में हिस्सा नहीं ले सकते, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस 3 ऐसे हैं जहां पर इस वक्त बैलेट पेपर्स की छपाई का काम शुरू हो गया और अब इस छपाई का जहां पे काम शुरू हो गया तो अब हम इनका नाम इन बैलेट पेपर्स में किस तरह डालेंगे, तो इसके ऊपर ये बाकायदा तौर पर रिमार्क्स दिए गए। व्यूअर्स जो अगला केस है यह है परवेज इलाही साहब का और इस केस में जो अहम रिमार्क्स आए, परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर जस्टिस अतर महिल्ला साहब ने ये रिमार्क्स दिए और वो ये कहते हैं, इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट आपको इन रिमार्क्स में नजर आएगी। वो ये कहते हैं कि वोटर्स को उनके हक के राय दही से महरूम नहीं रखा जा सकता। रिटर्निंग अफसर का काम सहूलत पैदा करना है ताकि इंतखाबात में रुकावट ना डाली जा सके। और अजीब बात है कि एक ही सियासी जमात के साथ ये सब कुछ हो रहा है। अब एक जज की गवाही और ये 3 जज जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो गए, तहरीक इंसाफ को फिल फॉर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में नजरसानी की अपील जो है वो दायर करनी चाहिए और उन कानूनी नुकात जो इसमें उठाए गए बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से इसको फिल फॉर जो है अपना मुकदमा नजरसानी जो अपील है उसे सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने रखा जाए, ताकि ये जो माहौल इस वक्त बना हुआ है
इससे एक तो अवाम को एक रिलीफ मिले, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ के रिलीफ की बात नहीं है, ये अवाम के रिलीफ की बात है, जो इंसाफ पाकिस्तान की अवाम को जरूर मिलना चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक ही सियासी जमात के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। इलेक्शन का मतलब लोगों की शमूलियत है, उन्हें बाहर निकालना नहीं है। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि सिर्फ एक ही जमात के साथ ये सब कुछ हो रहा है। जनाब, तासुर की बात नहीं है। जब आप एक ही जमात के साथ ये सब कुछ करेंगे तो ये तासुर वाला मामला नहीं रहा, बल्कि इसके साथ साथ अगर नून लीग के साथ भी यही कुछ हो रहा होता और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी यही सब कुछ हो रहा होता तो हम कहते कि ये जनाब सिर्फ तासुर नहीं है, बल्कि बाकी लोगों के साथ भी हो रहा है। यहां पर तासुर और होने में बड़ा फर्क है। आर्टिकल 17 का हवाला भी व्यूअर्स इसके अंदर दिया गया है, और आर्टिकल 17 वो आर्टिकल है जिसकी बुनियाद के ऊपर नजरसानी अपील के अंदर यह मामला भी उठाया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उसे बल्ले के निशान से महरूम रखना किसी एक फर्द की दरखास्त के ऊपर जिसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये उस जमात और जमहूरियत के खिलाफ साजिश है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला जो है वो शामिल है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? ठोस वजूहात के बगैर इलेक्शन से किसी को रोका नहीं जा सकता। आइन इंतखाबात के लिए डी फ्रेंचाइज नहीं, इनफ्रेंचाइज करने की सहूलत देता है। इन तमाम अफराद को इलेक्शन लड़ने और बैलेट पेपर में उनके नाम शामिल करने की इजाजत दे दी गई। और फिर आपको यह बता दें कि सरम जावेद को NA 119 और 120 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिली है। यहां से मरियम नवाज और नून लीग के सरदार अयाज सादिक जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान की अवाम और खास तौर पर इस हल्के की अवाम का इम्तिहान शुरू हो गया। अगर आप ये समझते हैं कि मरियम के मुकाबले में सरम जावेद जो है वो इलाके के मिसाइल हल कर सकती है, या मरियम के पास मरूसियत की ताकत है और मरूसियत की ताकत जो है आम आदमी की ताकत से बड़ी होती है, तो ये फैसला अब इस हल्के के अवाम ने करना है, और जीत किसकी होगी ये भी फैसला इस हल्के की अवाम के हाथ में है। व्यूअर्स, आपको बता दें कि यहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहजाद फारूक और उसामा हमजा ऐवान को टिकट दिया, और देखते हैं कि सरम जावेद को यहां से टिकट मिलती है या नहीं। अगर टिकट मिला तो NA 119 मरियम नवाज का हल्का जो है वो बहुत ही फेवरेट हो जाएगा। और फिर व्यूअर्स, मैं आपको ये बता दूं कि चौधरी परवेज इलाही कौमी असम्बली की नशिस्त से दस्तबरदार हो गए और हल्का PP 32 गुजरात से इलेक्शन जो है वो लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि उन्हें रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिला, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 2 दिनों से अगर आपने गौर किया हो, परवेज इलाही साहब और उनकी फैमिली ना खबरों के अंदर है। खानदान के बहुत सारे जो इनके इख्तलाफात थे वो भी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर अब आपको नजर आएंगे। और मैंने ये खबर जब ये पंजाब असम्बली में इनके मामला जो थे, घर में लड़ाई हुई, उस वक्त मैंने खबर ये ब्रेक की थी और मैंने ये भी बता दिया था कि इनकी जायदादों का मसला है, इनके घर में जो डिवीजन है उसका मसला है। अगर आप लाहौर इनके ज़हूर इलाही रोड पर जो इनके घर हैं वहां पर अगर आप गए हो और आपको पता हो तो वहां पर जी एक मीडिया हाउस है। अब उसकी मलकियत का मामला भी इसमें एक प्रॉब्लम बना, बॉन ऑफ कंटेंशन है, और ये जायदादों की तकसीम तक बात चली गई। मुझे तो बताने वालों ने यहां तक बताया कि इनके बेडरूम्स में चौक जो है वो तक फेरे गए कि दीवार कहां से उठाई जाएगी। तो ये मामला सिर्फ और सिर्फ सियासत का नहीं है, बल्कि इससे पहले के ये मामला शुरू हो गए और जायदादों की तकसीम जो है उसकी बुनियाद पर ये केसेस अब जो है अदालतों में पहुंच गए हैं। अब आपने अगर देखा हो ना तो दोबारा से ये सर उठाया गया है इन केसेस के हवाले से, और फिर डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान में टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, और फिर खानदान के दोनों तरफ से अफराद आकर, जो दोनों धड़े हैं, जो ग्रुप्स हैं खानदान के, इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ किस किस्म के इकदामात करवाए, इंतकाम लिया, इसका हाल अहवाल आपको ये फैमिली जो है सुनाती हुई नजर आएंगे। लेकिन व्यूअर्स, इसके अंदर ना एक और बड़ी बात आपको याद होगा कि जो इनकी अहलिया हैं कैसरा इलाही, उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो मुनस्वी पाकिस्तान आ जाएगा और आप भी बाहर होंगे। आपको याद है ना? और फिर सुप्रीम कोर्ट से इनको रिलीफ मिल जाना। लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्रेक थ्रू जरूर हुआ है, और इस ब्रेक थ्रू का यकीनन सियासत के ऊपर असर पड़ेगा। पंजाब में अगर कभी जो तमाशागर हैं, जिन्हें हम ताकतवर हल्के कहते हैं, अगर उन्होंने गेम उलट ना हुई तो यकीनन परवेज इलाही साहब जो है, ये मेरी असेसमेंट है जी, मैं गलत भी हो सकता हूं क्योंकि अभी तक हमें परवेज इलाही साहब ने गलत साबित किया, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इन्हें रिलीफ जो है मिला। और पंजाब में अगर नंबर्स को ऊपर नीचे करना पड़ा, अगर पंजाब के अंदर हुकूमत बनाने, यानी जो भी हुकूमत बनेगी उसके खिलाफ कोई इत्तेहाद बनाने की कोशिश की गई, तो परवेज इलाही साहब
एक बुनियादी किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। और माजी में इनके अपने बयान मौजूद हैं कि भाई हम नैपियां बदल बदल कर थक गए, हम एस्टेब्लिशमेंट के बगैर कोई बात नहीं करेंगे। बोनस ने टेलीविजन पर बैठ के ये बात कही, तो हम अभी कैसे तस्वुर कर लें कि परवेज इलाही साहब को इजाजत मिल जाती है, बाकी किसी को इजाजत नहीं मिली, और क्या पंजाब में जब हुकूमत बनेगी और कल को अगर उस हुकूमत को गिराना हो तो परवेज इलाही साहब जो है वो क्या किरदार अदा करेंगे? इसके ऊपर जरूर जो है अपने कमेंट्स कीजिएगा। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि सवाल ये है कि क्या आरओस के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने जिन आरओस को तैनात किया उनकी तैनाती पर सवाल नहीं उठता। जस्टिस अतर मनिल्ला ने जो रिमार्क्स दिए उनके बाद इलेक्शन कमीशन पर संगीन किस्म के सवालात जो हैं वो खड़े हो गए हैं। इससे पहले इंतखाबात धांधली के बदतरीन रियासती कोशिशों के बाद अवाम के वोट के हक पर तकनीकी जराए से डाका डालने का भी एक मामला सामने आया। व्यूअर्स, आपको बता दें कि बताया ही जाता है और ये जिस साजिश का हवाला दे रहे हैं कि एक साजिश ऐसी तैयार की गई है एक सॉफ्टवेयर की शक्ल में, और सॉफ्टवेयर के जरिए इलेक्शन पर डाका डाला जाएगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबी नताइज से एक खुफिया सॉफ्टवेयर के जरिए छेड़छाड़ की मनसूबाबंदी की मुसद्दका इतलात पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। अवाम के वोट की हुर्मत को ताकत, जबर और खुफिया तदबीरों से पामाल करने की कोशिशें मुल्क के लिए तबाहकुन साबित होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस मौकिफ को अवाम के सामने रखना इसलिए भी जरूरी है कि जमहूरियत तबाह हो जाएगी। फिर हर मुमकिन तरीके से तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर करने की नाकाम रियासती कोशिशों के बाद मनसूबा साज बराह रास्त अवाम और वोटर्स को निशाना बनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वेबसाइट को बंद करके अवाम को अपने उम्मीदवारों के बारे में मालूमात से रोका जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ मुसद्दका जराए से नताइज में खुफिया रद्दोबदल के लिए खुफिया सॉफ्टवेयर की तैयारी की खबरें सामने आ रही हैं। बदतरीन कबलस इंतखाबात धांधली की कोशिशों के बाद इंतखाबी नताइज से छेड़छाड़ इंतखाबात के साख और हैसियत को खाक में मिला देगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जमहूरियत की बका सलामती की खातिर तमाम तर जुल्म बर्बरियत और खदशात के बावजूद इंतखाबात का कानूनी रास्ता इख्तियार किया और अवाम को भी इसकी तलकीन की। और तहरीक इंसाफ ये समझती है कि तहरीक इंसाफ की पुश्त पर खड़े 24 करोड़ पाकिस्तानी वोट अपने इस हक से महरूम हो जाएंगे, जिसके लिए इस सारे का सारा खेल जो है खेला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इंतकाम बनाने के लिए अवाम के वोट पर हमला किया गया, वाज़े तौर पर अवाम की तौहीन होगी, जिसके नताइज शदीद हो सकते हैं। और फिर यह भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि इंतखाबात में नाकाबिले शिकस्त इन लोगों को नजर आ रही है। 26 सितंबर 2011 को ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद पार्टी से निकाले जाने वाले एक टाउट अकबर बाबर को रियासती पुष्टपनाही से तहरीक इंसाफ में दाखिल करने की बेहुदा कोशिश की जा रही है। पार्टी से निकाला गया ये टाउट अकबर बाबर किसी के इशारों पर इस वक्त शर और शरारत का मंसूबा बना रहा है। देखें जी, मसला ये कि 2011 में जब इसे निकाला गया, आपने इलेक्शन कमीशन में यह मामला उठाना था। अब बहुत देर हो गई, 2011 और आज 2024। अगर ये मामला इतना ही आप लोगों ने संजीदा लिया होता तो अकबर बाबर जो है वो आपके खिलाफ अदालतों में ना जाता। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के बाद ये डिक्लेयर हो गया कि अकबर एस बाबर जो है वो आपकी जमात का रुकन है। अब आप उसे हटाने के लिए क्या करेंगे? आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है? इसके ऊपर व्यूअर्स मैं आपके सामने ना कुछ हकाइक अगली वीडियो में जरूर रखूंगा कि किस तरह अकबर एस बाबर से जान जो है वो छुड़ाई जा सकती है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और उसके बाद तहरीक इंसाफ की अगर फैसले की बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के, तो इस वक्त कोई बॉडी मौजूद नहीं, कोई जनरल सेक्रेटरी मौजूद नहीं, तो किसकी बात जो है वो मानी जाएगी? और इन हालात के अंदर क्या इलेक्शन के प्रोसेस से अकबर एस बाबर को बाहर रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता? इसकी तफसील में एक वीडियो में आपके सामने जरूर रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, आपको अगली खबर यह भी दे दें कि खान साहब की जो इतवार की कॉल और ये दिन इंतहाई अहमियत का हामिल क्यों है। इमरान खान ने पार्टी को जो अहम हदायत जारी की हैं, इसकी तफसील में आपके साथ शेयर कर देता हूं। इमरान खान ने अपने तमाम इंतखाबी उम्मीदवारों और कारकुनों को मुल्क भर में एक ही वक्त में रैलियां निकालने की कॉल दी है। इमरान खान की हिदायत की रोशनी में जो उम्मीदवार इतवार को रैली नहीं निकालेगा उसका टिकट जो है उसे तब्दील कर दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम उम्मीदवारों और कारकुनों को अपने अपने शहरों में दिन 2 बजे इंतखाबी मुहिम के हवाले से रैलियां निकालने का एक प्लान जो है वो तरतीब दिया है। इतवार को रैलियों को
मॉनिटर करने के लिए भी कमेटी कायम कर दी गई है और इस सिलसिले में हर हलके से उम्मीदवार पर नजर रखी जाएगी। व्यूअर्स, आपको बता दें कि जो उम्मीदवार रूपोशी खत्म करके रैली नहीं निकालेगा, इस हलके में टिकट तब्दील करके इन कारकुनों में से किसी को दे दिया जाएगा जो अपने हलके में रैली निकालेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, अगर आप पाकिस्तान की तकदीर और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं तो फिर यकीनन आपको ये रास्ता जरूर इख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई चोरी नहीं कर रहे, कोई डाका नहीं डाल रहे, बल्कि आवाम को बाहर निकलने और फिर आप उनका जो कैंपेन वाला माहौल है ऑब्वियसली उसकी जो है वो बात की जा रही है। इसमें लोगों को निकलना चाहिए। सिर्फ कुर्सियों पर बैठकर आप जमहूरियत की जंग जो है वो नहीं लड़ सकते। जो अवामिल जमहूरियत के खिलाफ काम करते हैं उसके लिए आपको आवाज़ जो है वो ज़रूर उठाना पड़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर के तमाम उम्मीदवारों से हल्फन इकरारनामा भी देने की हिदायत जारी की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार बयान हल्फी पार्टी सेक्रेटेरिएट को भेजेंगे, जहां इंतखाबात जीतने की सूरत में पार्टी वफादारी तब्दील ना करने का हल्फ जो है वो लिया जाएगा। व्यूअर्स, आपको बता दें कि तमाम उम्मीदवारों को हल्फन वीडियो पैगामात भी रिकॉर्ड करने की हिदायत पार्टी की तरफ से जो है वो जारी की गई हैं। तमाम उम्मीदवारों को पाबंद किया गया कि वो आइंदा इतवार से कल तहरीरी और वीडियो पैगामात की सूरत में हल्फ जो है वो तैयार करके भिजवाएंगे। अब सवाल इसमें यह है कि हुकूमत कैसे इसमें जो है रुकावट खड़ी करेगी। आपको बता दें कि पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज है, केपी में डीआई खान समेत कुछ अजला में दफ़ा 144 नाफिज है, इस्लामाबाद में भी इंतखाबात से पहले दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और जिसके तहत सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र जलसे, जुलूसों और रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। लेकिन मुझे हैरानगी ये हो रही है, अभी भी मुल्तान के अंदर इस वक्त बिलावल जरदारी साहब खिताब कर रहे हैं, उससे पहले नवाज शरीफ साहब खिताब करते रहे, रैलियां निकल रही हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्यों है? मुल्क का जो आइन है वो खामोश है और मुल्क का कानून खामोश है, और अगर आइन खामोश है तो इस आइन को किसने खामोश करवाया? जो काजी साहब हैं वो क्यों हरकत में नहीं आते? क्या आर्टिकल 17 और आवाम के बुनियादी हकूक जो है इसकी बात अब कौन करेगा? वो लोग जो अदालतों में जाते हैं दरखास्तें लेकर, काजी साहब अपने साथी जजों के साथ मिलकर अस खुद इख्तियारात इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कमेटी इस बात का जायजा क्यों नहीं लेती कि पाकिस्तान में जमहूरियत के ऊपर किस तरह से शबखून मारा जा रहा है? आज आपको पता लग गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, अपने इख्तियारात को ख़त्म करना और फिर दीगर मामला जो थे वो किस तरह से इन लोगों ने अपने लिए एक ढाल बनाकर इन्हें इस्तेमाल किया। काजी साहब ये कह सकते हैं ना कि जनाब मेरे पास तो इख्तियारात नहीं है। कमेटी के मामले में ये मामला जो हैं सब जब सामने रखेंगे तो फिर 3 जजेस के पास ये इख्तियार था। इस तरह आप आइन और कानून को आप किस तरह खेल रहे हैं, ये एक साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ। और व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि साइफर केस में दुबई से गवाह की आमद हो गई है। जज साहब बहुत गुस्से में थे और वो ये कहते हैं कि जनाब मैं इतनी ठंड में 9 बजे से आकर यहाँ पर बतौर एक जज बैठा हुआ और कोई नहीं आया। अडयाला जेल में जी साइफर केस की समाअत होती है और जज साहब ने अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर सिर्फ अडयाला जेल पर फोकस किया हुआ है। रोज की बुनियाद पर इस केस की समाअत अडयाला जेल में हो रही है और आपको बता दें कि समाअत के दौरान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के सीनियर वकला अदालत में पेश नहीं हुए और ना ही उनकी जगह वकला के मावरीन अदालत में पेश हुए। बिल्कुल ठीक है जी, अगर कोई पेश नहीं होना चाहता तो ठीक है, इसका भी आइन और कानून में कोई जवाज मौजूद होगा और इसके ऊपर जज साहब को क्यों सीख पाव हो रहे हैं। दूसरी समाअत तो आपने 12 जनवरी के लिए मुलतवी कर दी, एक तोशाखाना और दीगर मुकदमात जिसमें नवाज शरीफ और बाकी लोग जिनको बुलाना था और जिस दिन फर्द जुर्म जो है वो आयद होनी थी शहबाज शरीफ के ऊपर, उस दिन उन्हें हल्फ उठवा दिया गया। तो ये बातें पाकिस्तान की आवाम को ना बताएं। अगर आपको ठंड लगती है तो आप घर रहें और जब सूरज निकले तो तब आप देख लें। और अदालत में आकर बैठना यकीनन ये एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, ये वाज़ेह नजर आ रहा है। व्यूअर्स, प्रोसिक्यूशन रो पड़ी है और प्रोसिक्यूशन क्या कहती है कि वकला सफाई नहीं आए, रोज इल्तवा ले लें तो हमें किस बात की सजा है कि रोज सुबह आ जाएं। बाज गवाहान जरा के लिए दुबई से आए हुए हैं, रोज अदालत पेश होते हैं, आज भी इल्तवा की दरखास्त दायर कर रहे हैं, पता नहीं सीनियर कौंसल कब आएंगे। अच्छा, मावरीन वकील और वकला सफाई क्या कहते हैं कि सीनियर वकील सिकंदर जुल्कुरनैन के दांत की सर्जरी है, ऐसा मामला नहीं कि हम जानबूझकर इल्तवा मांग रहे हैं। आपको याद होगा कि जो शहबाज शरीफ साहब थे उनकी भी कमर में दर्द निकल आता था और वो कहते थे कि मैं उठ नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता, और फिर पता चला कि उन्होंने जाकर हल्फ उठा लिया। जो शख्स उठ नहीं सकता था वो हल्फ उठाने के लिए उठ पड़ा हुआ।
तो ये मामला जो है अदालतों में होते रहते हैं, और फिर ऐसा मामला नहीं कि हम जानबूझकर इल्तवा मांग रहे हैं, ये वो अल्फाज हैं जिस पर जज साहब ये कहते हैं कि आप 3 बार पहले भी इल्तवा कर चुके हैं। कोई एक वकील तो आज हाजिर होता। ये सारे सरकारी मुलाजमीन हैं, कुछ बैरून मुल्क से जरा के लिए आए बैठे हैं। मैं बतौर जज सुबह 9 बजे का बैठा हुआ, आप बहुत देर करके आते हैं और अब बहुत हो गया। मीडिया, पब्लिक और प्रोसिक्यूशन सुबह से आ जाती है, आप देर से आते हैं। फिर व्यूअर्स वही है कि जज साहब ने, खुसूसी अदालत की जज साहब हैं, इन्होंने वकला सफाई को पेश होने के लिए 2 बार की मोहलत खत्म होने पर फैसला महफूज करते हुए साइफर केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी है, और साथ धमकी भी ये दी कि आप वकला को बुलाएं, नहीं तो कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। अब आगे तोशाखाना केस की तरह ये केस कैसे चलेगा? जिस तरह इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस को नहीं सुना गया और इस तरह जल्दबाजी से काम लिया गया, पूरी कोशिश होगी कि 8 फरवरी से पहले ही इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को नाहल और सजा दे दी जाए। और फिर ये भी आपने बात याद रखनी है, बहुत ही अहम नुकता है, कल को ये कहेंगे कि यार हुकूमत तो हमारी नहीं थी, उस वक्त मुल्क में निगरान हुकूमत ही, ये हमने नहीं किया। जिस तरह मरियम औरंगजेब के बहुत सारे स्टेटमेंट मौजूद हैं, जब सहाफ़ियों को उठाया गया तो उन्होंने कहा कि ये हमारी हुकूमत में नहीं हुआ, ये निगरान हुकूमत में हुआ। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मुल्क के अंदर निगरान हुकूमतें क्यों बनाई जाती हैं और निगरान हुकूमतों की क्या वैल्यू है, निगरान हुकूमतें काम करती हैं। और अब पता ये चल रहा है कि जितने भी निगरान, हमारे प्यारे आंख के तारे, राज दुलारे, जितने भी निगरान थे, अब उन्हें बड़े बड़े ओहदे देने की तैयारी जो है वो की जा रही है, और कुछ को तो ओहदा जो है वो दे भी दिया गया है। तो इसी तरह पाकिस्तान चलता रहेगा। पाकिस्तान की कोई बात नहीं करता, सिर्फ ये अपने ख़ानदानों, अपने तर्जुमानों, अपने निगरानों और अपने अपने हुक्मरानों की बात करते हैं। अब आप इसके ऊपर पाकिस्तान की आवाम फैसला करेगी ना, ये सिर्फ मेरे अकेले का फैसला तो नहीं है, फैसला आपने करना है। वोट की ताकत ये ऐसी ताकत है जैसे अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो मुल्क के हालात और काया पलट सकती है। इलेक्शन के दिन आपने घर में नहीं बैठना, बाहर निकलना है, क्योंकि अगर आप घर में बैठ गए ना व्यूअर्स, तो क्या होगा आपको मालूम ही नहीं होगा, आपका वोट कोई और डालकर निकल जाएगा। ये होता रहा है। जब आप निकलेंगे, लोग सारे निकलेंगे, और मैं बार बार कई बरसों से ये बात, पता है क्यों कह रहा हूं, कि वोट जो है ना ये डालना पाकिस्तान में मस्ट कर दें। और मेरा ये हमेशा से, मैं इसके ऊपर हमेशा कायम रहूंगा, और मुझे इसकी अगर बार बार बात करना पड़ी तो मैं बार बार भी बात करूंगा। और आप तक ये पैगाम पहुंचाना इसलिए भी जरूरी है कि ये जमहूरियत है जहां पर लोगों को गिना जाता है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ द वोट तो बात नहीं कर रही कि यार ये पीएचडी था, ये डॉक्टर था, ये इंजीनियर था, ये लॉयर था, इनके वोट जो है वो ज्यादा अहमियत के हामिल है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर लिटरेसी रेट बहुत नीचे है, वहां पर अगर लोग बाहर निकल वोट नहीं डालेंगे और गिनती पूरी नहीं होगी, तो फिर हम उस जमहूरियत का क्या करेंगे जिसमें सिर्फ कुछ लोगों ने आपकी तकदीर का फैसला कर दिया। आपके बच्चे, जिनकी तादाद हजारों में नहीं बल्कि लाखों में है, जो मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं, जो कश्तियों में बैठकर अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद लगाकर किनारे की तलाश में भटक रहे हैं दुनिया के हर मुल्क के अंदर, समंदरों के अंदर, ये बच्चे क्यों मरते हैं? इसलिए कि आप अपने वोट को इस्तेमाल नहीं करते। और आप अपने वोट को इस्तेमाल करें, खुदारा निकलें, और जिस पार्टी को आप समझते हैं कि वो मुल्क के लिए बेहतर है उसके ऊपर जरूर ठप्पा लगाएं। हालात जैसे भी हों, आपने 8 फरवरी को निकलकर अपना ये हक जो है वो जरूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि जितना बड़ा टर्नओवर होगा और लोग बाहर निकलेंगे उतना मुश्किल हो जाएगा धांधली करना। अगर कम निकलेंगे तो फिर आसान हो जाएगा। वो लोग कहेंगे जी देखें, पाकिस्तान के अंदर जो मुबस्सिरीन आ रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे, आपका वोट कोई और डालेगा और निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं होगा। तो इसलिए जरूर निकलें, कम से कम आप अपने वोट की हिफाजत तो करेंगे। किसने डाल दिया, कहेंगे जनाब मैं तो यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ और देखें मेरे अंगूठे पर किसी किस्म का निशान नहीं और मुझे बताया गया कि मेरा वोट कोई और डालकर चला गया। तो ऐसी शिकायत जो है ना वो जरूर सामने आएंगे और फिर कोई इन इलेक्शंस को नहीं मानेगा। इसलिए हिफाजत करें इस इलेक्शन की और अपने मुस्तकबिल की। और व्यूअर्स आपको बता दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर जो है वो तैयार है, लेकिन अभी तक ये आया नहीं है, आ जाएगा। लेकिन एक टॉक शो हुआ जी जिसमें नून लीग के रहनुमा अंजुम अकील साहब से सवाल किया गया कि आपका मंशूर क्या है, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि हमारा मंशूर सीधा सीधा है। जिस पर शेर अफजल मरवत साहब ने जवाब दिया कि इनका मंशूर है जी खाओ पियो डिकारो और मुल्क से बाहर जाओ। मंशूर कब आएगा? नून लीग ने अपने मंशूर जिसे इस वक्त फ्रीज किया हुआ है, अब वो डी फ्रीजर से निकालने की बारी आ गई है और मुस्लिम लीग नून ने अपना मंशूर आवाम के सामने पेश करने का फैसला किया है। नवाज शरीफ साहब
कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर अवाम के सामने रखेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मरकजी क़यादत को दावतनामे भिजवाए गए। अब सिर्फ 12 दिन रह गए इलेक्शन में और इस वक्त मंशूर जो है वो पेश करना पाकिस्तान की आवाम के सामने बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है। कुछ खबर जी आई है, आमिर गौरी साहब ने एक इनसाइड स्टोरी की है और मैंने फिर कुछ लोगों से बात भी की जो नून लीग के मंशूर के अहम नकात हैं। अब ये करने क्या जा रहे हैं, सदर और गवर्नर के इख्तियारात को रैशनलाइज किया जाएगा यानी कर्टेल कर दिया जाएगा, सदर का ओहदा ख़त्म किया जाएगा यानी सदर इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकेंगे। सदर का ओहदा तकरीबन वैसे ही ख़त्म हो गया पाकिस्तान के अंदर, तो अब इसको आइनी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम कर दिया जाएगा इस पूरे मुद्दे को कि हमने इस ओहदे को ख़त्म करना है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स को भी रैशनलाइज किया जाएगा और फजूल कानूनी जो चाराजोई को रोकने के लिए भी कानून बनाने का एक फ़ैसला जो है वो कर लिया गया है। अब खबर ये आ रही है कि अगर पार्लियामेंट कल को सदर आसिफ जरदारी साहब बन जाते हैं तो फिर पार्लियामेंट एक कानून पास करेगी और फिर उस कानून अगर सदर साहब उस पर दस्तखत नहीं करते यानी कि डमी सदर जो है वो बना दिया जाएगा। चूंकि इधर से पीपल्स पार्टी ने सदर बनाने का ऐलान किया तो इन्होंने कहा कि यार हमने तो वैसे भी जो दही भल्ले भेजते हैं साहब वैसे किसी को हमने बिठाना है तो क्यों ना हम इसको कर्टेल कर दें। तो नून लीग कोशिश करेगी, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, ये एक बुनियादी सवाल है। और फिर मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि सदर साहब चूंकि बैलेंस ऑफ पावर का मामला है ना, तो बहुत सारे मामलात के अंदर जिसमें आर्मी एक्ट है फिर दीगर मामलात थे उसमें सदर साहब का हमने किरदार देखा। तो इस सोच के पीछे भी कुछ ताकतों का हाथ जो है वो ज़रूर हो सकता है कि जिसको कुर्सी पर बिठाना है हम उसी से इसका जो है फैसला करवा लें और ये जो बॉल सदर साहब के कोर्ट में चली जाती है इसके इख्तियारात को भी हम जो है वो कम करते हैं। तो व्यूअर्स ये शो था आज का हमारा, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए अल्लाह के बाद।